24 साला मिसिस फौजिया अपनी शादी के फौरन बाद ही अपने शौहर हारिस के साथ पाकिस्तान से अमेरिका चली गई थी। फौजिया की शादी के बाद पाकिस्तान की रिवायती सासों की तरह फौजिया की सास की भी यही ख्वाहिश थी कि फौजिया शादी के पहले साल ही बच्चे की मां बन जाए, और फौजिया भी अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने शौहर हारिस से बहुत खुश थी। मगर ये खुशी एक हफ्ता कबल इस वक्त ख़त्म हो गई जब मुलाजमत के दौरान हारिस ने अपनी पाकिस्तानी IT मुशावरती फार्म के सबसे बड़े और अच्छे क्लाइंट को अपनी गलती और बेवकूफ़ी से खो दिया था। फौजिया जानती थी कि इसका शौहर हारिस आजकल इस वजह से बहुत परेशान था, क्योंकि इस IT मुशावरती फार्म ने ही हारिस को इसकी काबिलियत की बना पर दुबई से सिलेक्ट करके वर्क वीज़ा पर अमेरिका में नौकरी दी थी। इस कंपनी का पाकिस्तानी मालिक मिस्टर वसीम कल शाम ही पाकिस्तान से वापस अमेरिका आया था, और आते ही इसने फ़ोन करके हारिस को दूसरे दिन काम के दौरान ही लंच टाइम में अपने घर में मुलाकात के लिए बुला लिया था। अपनी कंपनी के मालिक की ये कॉल सुनते ही हारिस को इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि मिस्टर वसीम से होने वाली ये पहली मुलाकात ही हारिस के लिए आखिरी मुलाकात साबित होगी, और हारिस को अपनी गलती का खमियाजा नौकरी से छठी की सूरत में भुगतना पड़ेगा। यही वजह थी कि अगली सुबह काम पर जाते हुए हारिस की परेशानी में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका था। उधर हारिस अपनी परेशानी में मुब्तला था, दूसरी तरफ इसकी निहायत खूबसूरत और वफादार बीवी फौजिया की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। अपने शौहर के ऑफिस जाने के बाद एक सफ़ेद स्लीवलेस ब्लाउज और सिया कैपरी में मलबूस होकर मुताला की मेज़ पर बैठी फौजिया अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। हारिस पिछले कुछ हफ्तों से बहुत खौफजदा है। वो सोचता है कि इस बड़े अकाउंट को खोने की पादाश में मिस्टर वसीम इसे आजकल नौकरी से ज़रूर निकाल देंगे। अपने शौहर की परेशानी के बारे में सोचते हुए फौजिया के दिल में इस वक्त ये ख्याल चल रहा था, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। फौजिया ने सोचते हुए अपने आप को उम्मीद दिलाई हो सकता है कि मिस्टर वसीम हारिस को नौकरी से निकालने की बजाय सिर्फ एक वार्निंग देकर ही छोड़ दे। वैसे हारिस को नौकरी से हाथ धोना पड़े तो उन दोनों को अमेरिका में रहने में काफ़ी तकलीफ होगी, क्योंकि उनके ग्रीन कार्ड जिसे STS ने ही उनके लिए स्पॉन्सर किया था वो भी अभी तक नहीं आया था। फौजिया अपनी उन्हीं सोचों में गुम थी कि इतने में इसकी नज़र पास पड़े टेबल पर पड़ी जहां एक कागज़ पड़ा हुआ था, जिस पर इसके शौहर हारिस ने कल रात अपने बास के घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा था। इस कागज़ पर नज़र पड़ते ही फौजिया को मिस्टर वसीम के मुताल्लिक कही गई अपने शौहर हारिस की बात याद आई कि सुनने में आया है कि मिस्टर वसीम एक बहुत अच्छे और मदद करने वाले इंसान हैं। अगर वाकई ही ऐसी बात है तो क्यों ना हारिस से पहले मैं खुद मिस्टर वसीम से मिलकर उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करूं कि वो हारिस को नौकरी से निकालने की बजाय एक वार्निंग देकर ही छोड़ दे। अपने शौहर को सुबह परेशानी की हालत में काम पर जाते हुए देखकर फौजिया खुद बहुत परेशान हो चुकी थी, इसीलिए हारिस की गई गलती को खुद सिलझाने का ये ख्याल इसके दिल में इस वक्त आने लगा था। मगर कहीं ये ना हो कि हारिस की बजाय मेरा जाना मिस्टर वसीम को अच्छा ना लगे और इस तरह हारिस का काम ठीक होने के बजाय पहले से ज्यादा खराब हो जाए। मिस्टर वसीम से मिलने का ख्याल दिल में आते ही फौजिया के दिल में इस वसवसे ने जन्म लिया, मगर इसके साथ ही जो होगा देखा जाएगा सोचते हुए फौजिया ने पास पड़े इस पेपर से फ़ोन नंबर देखकर अपने शौहर के बास को कॉल मिला दी। नंबर डायल करने के थोड़ी देर बाद जैसे ही फौजिया को फ़ोन के दूसरी तरफ से एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी तो इसने फ़ौरन अपना तारुफ करवाया। हेलो मिस्टर वसीम, मेरा नाम मिसिस फौजिया हारिस है। मेरे शौहर हारिस आपकी कंपनी सदा टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। क्या ये वही हारिस अहमद तो नहीं जिनके साथ आज दोपहर को मेरी मीटिंग है? अपना तारुफ करवाते ही फौजिया के कानों में वसीम साहिब की आवाज़ गूंजी। मिस्टर वसीम का सवाल सुनकर फौजिया ने फ़ौरन ही जवाब दिया, जी हाँ, वो वही हारिस जो आज दोपहर आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, आप बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फौजिया का जवाब सुनकर मिस्टर वसीम ने इंग्लिश की बजाय इस बार फौजिया से उर्दू में पूछा। सबसे पहले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हारिस को मत बताइएगा कि मैंने आपको कॉल की है। दूसरी बात ये कि असल में हारिस की आपसे मुलाकात से पहले मैं आपसे मिलना चाह रही थी, क्योंकि मैं आपसे मिलकर सिर्फ इस बात की वजाहत करना चाहती हूँ कि मेरे शौहर हारिस अपनी की गई गलती से कितने ज़्यादा परेशान हैं। वसीम साहिब के जवाब में इस बार फौजिया ने भी वसीम साहिब को उर्दू में ही जवाब देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अगर आप 1 घंटे के अंदर मुझे मिल सकती हैं तो मैं आपका इंतज़ार कर सकता हूँ। फौजिया की बात सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ से मिस्टर वसीम ने जवाब दिया, जी मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आपके घर पहुँच सकती हूँ। मिस्टर वसीम का जवाब सुनते ही फौजिया बोली और फिर फ़ोन बंद करते साथ ही शावर की तरफ दौड़ पड़ी।
और फ्रेश होने के बाद फौजिया बाथ रूम से बाहर आई और तेजी के साथ बेड के सामने पड़े हुए शीशे के सामने खड़ी हुई और जल्दी जल्दी अपने मुंह पर मेकअप करने लगी। मेकअप से फारिग होने के बाद फौजिया ने अलमारी से एक लंबा ड्रेस निकाल कर पहन लिया। मैं देखने में अच्छी लग रही हूं ना? अपने आप को आईने में देखते हुए फौजिया ने अपने बालों को थोड़ा थोड़ा सा सेट करते हुए अपने आप से कहा। इसके साथ ही फौजिया ने टेबल पर पड़ा अपना सेल फोन उठाकर गूगल मैप में मिस्टर वसीम के घर का पता डाला और फिर अपनी कार में बैठकर वो मिस्टर वसीम के घर की तरफ चल पड़ी। हाय, हारिस की गई गलती को सुधारते सुधारते अपने शौहर का काम बिगाड़ ही ना दूं कहीं। वसीम की रेशगाह की तरफ अपनी कार दौड़ाते हुए फौजिया के दिल में यही खौफ छाया रहा, मगर इस खौफ के बावजूद इसने अब वापस पलटना मुनासिब ना समझा और फिर कुछ ही देर बाद इसकी कार मिस्टर वसीम के घर के सामने जा रुकी। वसीम के घर के सामने अपनी गाड़ी पार्क करके फौजिया ने जूं ही अपनी कार से बाहर निकलकर मिस्टर वसीम के घर के मेन डोर की तरफ वॉक करना शुरू किया और ना चाहते हुए भी वो मिस्टर वसीम के घर के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाती रही। मिस्टर वसीम के मेन डोर के सामने रुककर फौजिया ने अपनी बिखरी सांसों को संभाला और फिर हिम्मत करके दूसरे लम्हे ही दरवाजे पर दस्तक दे दी। फौजिया की दस्तक के जवाब में थोड़ी देर बाद 40 साल की उम्र के एक आदमी ने दरवाज़ा खोला, जो अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी फिट लग रहा था। दरवाजे पर खड़े इस आदमी को देखते ही फौजिया एक हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, मिस्टर वसीम, मैं हारिस अहमद की बीवी फौजिया हूँ। मुझे मुलाकात के लिए वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, अब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ आप अंदर तशरीफ़ लाएं। फौजिया की बात के जवाब में मिस्टर वसीम ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया और अपने घर का दरवाज़ा खोलकर फौजिया को अंदर आने की दावत दी। फौजिया मिस्टर वसीम के साथ साथ चलती हुई उनके ड्राइंग रूम में चली आई और आते साथ ही कमरे की सेटिंग का जायजा लिया। ड्राइंग रूम में एक तरफ एक बड़ा सोफा रखा हुआ था, सोफे के सामने एक बहुत बड़ा शीशे का टेबल पड़ा हुआ था, जबकि कमरे की दूसरी जानिब 2 चेयर पड़ी हुई थीं और उन चेयर के दरमियान में एक साइड टेबल था, जिसकी वजह से उन दोनों में थोड़ा फासला था। अपने शौहर के बास के लिविंग रूम की सेटिंग देखने के बाद फौजिया आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे में रखी चेयर पर बैठ गई और फौजिया के बैठते ही साइड टेबल की दूसरी तरफ रखी चेयर पर वसीम साहिब भी तशरीफ फरमा हो गए। अपनी चेयर पर बैठकर वसीम साहिब ने फौजिया की तरफ देखा और बोले, मुझे खुशी है कि मुझे पहली बार अब से मिलने का मौका मिल रहा है। वैसे मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि हारिस बहुत खुशकिस्मत इंसान है, जिसे अब जैसी खूबसूरत बीवी मिली है, जो खूबसूरत होने के साथ साथ अपने शौहर के लिए फिक्रमंद भी है। अब मुझे बताएं कि अब क्यों इतनी परेशान हैं और आपकी परेशानी दूर करने में कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर वसीम, मैं असल में अपने शौहर के मतलब से बात करना चाह रही थी। मैं जानती हूँ कि मेरे शौहर हारिस ने जो गलती की है, इसका आपकी कंपनी को काफ़ी नुकसान पहुँचा है और हो सकता है सज़ा के तौर पर हारिस को अब आज नौकरी से भी निकाल दे, मगर इसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हारिस अपनी इस गलती पर बहुत परेशान और शर्मिंदा है। ये बात करते हुए फौजिया ने इल्तिजाई नज़रों से वसीम साहिब की तरफ देखा और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हारिस ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आप बहुत अच्छे और गलतियां मुआफ़ करने वाले इंसान हैं और अपने शौहर की इसी बात पर यकीन करके मैं आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ कि अगर हो सके तो मेरे शौहर की गलती को नज़रअंदाज करते हुए इसे एक बार मुआफ़ कर दो प्लीज़। अपने दिल की बात करते ही फौजिया की आंखों में ना जाने क्यों अपने जज्बात पर काबू ना रख पाई, जिसकी बना पर इसकी आंखों आंसू आ गए और वो अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखकर वो एकदम से रोने लगी। फौजिया के इस तरह अचानक रोने की असल वजह दरअसल ये थी कि हारिस और फौजिया ने 2 वीक पहले ही अपना घर खरीदने के लिए पेमेंट की थी और अगर आज हारिस अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता था तो उनके माली हालात काफ़ी ख़राब हो सकते थे, क्योंकि अपनी अब तक की सेविंग तो वो लोग पहले ही नया घर खरीदने में खर्च कर चुके थे और अब हारिस की जॉब ख़त्म होने की सूरत में उन दोनों मियाँ बीवी के लिए परदेस में अपने घर का खर्चा चिल्लाना काफ़ी मुश्किल हो सकता था। मिस्टर वसीम से बात करने के दौरान जब फौजिया के जहन में ये बात आई तो अपनी आने वाले माली मुश्किलात का सोचकर फौजिया की आंखों से आंसुओं खुद बखुद जारी हो गए और वो अपने हाथों को अपने मुंह पर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लग गई। फौजिया अपने हाथों को आंखों पर रखकर अभी इसी तरह रोने में मसरूफ़ थी कि इसे अपने कंधे पर मिस्टर वसीम के हाथों का एहसास हुआ। मिस्टर वसीम के हाथ को अपने कंधे पर महसूस करते ही फौजिया ने एकदम अपना रोना बंद करते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों से हटाकर पीछे की तरफ देखा तो इसकी नज़र अपनी चेयर के पीछे खड़े वसीम साहिब पर पड़ी, जो पीछे से इसके कंधे पर अपना हाथ रखकर इसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। फौजिया ने बेइख्तियारी में अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने कंधे पर रखे हुए मिस्टर वसीम के हाथ को अपने कंधे से अलग कर दिया।
फौजिया का यूं उनका हाथ को अपने कंधे से झटकने वाला अमल मिस्टर वसीम को अच्छा नहीं लगा था। इसीलिए मिस्टर वसीम ने जिसे ही ये देखा कि फौजिया ने अब रोना बंद कर दिया है, तो वो फौजिया के पीछे से हिट कर फौजिया के सामने से होते हुए दोबारा अपनी चेयर की तरफ बढ़ने लगे। और वसीम साहिब पीछे से चलते हुए जूं ही चेयर पर बैठी फौजिया के ऐन सामने आए तो फौजिया ने कहा, मिस्टर वसीम, क्या ऐसा कोई तरीका है कि आप हारिस को एक चांस मजीद दे दे प्लीज। चेयर पर बैठी फौजिया ने अपने सामने खड़े मिस्टर वसीम की आंखों में आंखें डालकर एक बार फिर इल्तिजा की। हाँ, एक चीज ऐसी है जिसे करने से हारिस की नौकरी बच सकती है। फौजिया की बात सुनकर मिस्टर वसीम ने जवाब दिया, ओ तो फिर जल्दी से बताए ना कि इसके लिए क्या करना होगा मुझे। मिस्टर वसीम के मुंह से ये बात सुनते ही फौजिया ने एकदम बेचैनी से पूछा। फौजिया की बात सुनते ही मिस्टर वसीम ने जल्दी से कहा, तुमको मुझसे दोस्ती करनी होगी। फौजिया तो अपने शौहर हारिस के मुंह से वसीम साहिब की शराफत और अच्छाई के किस्से सुनकर मदद की गरज से यहाँ आई थी, मगर बज़ाहिर शरीफ नजर आने वाले इस उधेड़ उम्र शख्स की इस हरकत को देखते ही फौजिया पर हैरत का एक पहाड़ टूट पड़ा। तो वो आंखें फाड़कर मिस्टर वसीम की तरफ देखने लगी और एकदम से फौजिया के मुंह से निकला, क्या मतलब है आपका? तो मिस्टर वसीम ने कहा, तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं कि मेरी इस बात का मतलब ना समझ सको। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आज तक अपने हस्बैंड के सिवा किसी और के साथ दोस्ती और प्यार नहीं कर सकती। वसीम साहिब की बात का मतलब अच्छी तरह समझते हुए फौजिया ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर पहले कभी किसी से दोस्ती नहीं की तो आज कर लो, क्योंकि अपने शौहर की जान बचाने के लिए मुझसे दोस्ती करने का सौदा बुरा नहीं बेगम फौजिया। वसीम साहिब के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज सुनकर फौजिया का पूरा वजूद कांपने लगा और वो एकदम बोली, नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। इसके साथ ही फौजिया ने वसीम साहिब की तरफ देखते हुए एक बार फिर इल्तिजा की, मुझे जाने दे प्लीज। और ये कहते हुए इसने चेयर से उठने की कोशिश भी की। इतनी भी क्या जल्दी है फौजिया जी? फौजिया को चेयर से उठते देखकर वसीम साहिब ने फौजिया को उठने से रोकने के दौरान इसे कहा। मिस्टर वसीम की दोस्ती की फरमाइश सुनकर फौजिया ये बात अच्छी तरह अब समझ ही चुकी थी कि इसके शौहर बास कोई अच्छा इंसान नहीं है, मगर इसके बावजूद एक आखिरी कोशिश के तौर वो बोली, मिस्टर वसीम, हारिस की हेल्प करे प्लीज। ये बात कहते हुए फौजिया की आवाज भर आई और इसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से फूट पड़े। देखे बेगम, हारिस अब के हस्बैंड ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी कंपनी को काफी नुकसान हुआ है, बल्कि हमारा कस्टमर भी हमसे काफी नाराज हो गया है। मिस्टर वसीम ने फौजिया को एक बार फिर यूं रोता देखकर इसे समझाने की कोशिश तो की, मैं आपकी इस बात को समझ सकती हूँ, मगर अब जो कह रहे हैं वो मेरे लिए नामुमकिन है। फौजिया जी, आपकी इत्तला के लिए आपको बता दूं कि एक सिंगल होने का नाते चूंकि मेरे अपने कोई बच्चे नहीं, इसीलिए ये कंपनी मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज है। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ और जिस मकाम पर आज मैं हूँ, इस मकाम तक में कोई भी चीज़ फ्री में किसी को देकर नहीं पहुँचा जा सकता, और अब चाही तो मेरी आफर को रद्द कर सकती हैं। इस सूरत में आपको अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है, इसलिए मैं अपना वक्त वेस्ट करना पसंद नहीं करता। मिस्टर वसीम एक लम्हे की खामोशी के बाद दोबारा बोले, फौजिया जी, अब आप यहाँ से जा सकती हैं, मगर यहाँ से बाहर निकलने से पहले ये बात अच्छी तरह जान ले कि आपके यहाँ से बाहर निकलने की सूरत में आपके शौहर हारिस को नौकरी की बर्खास्तगी का लेटर शाम से पहले पहले उनके हाथ में दे दिया जाएगा, और चूंकि आपके शौहर को उनकी गलती की बना पर नौकरी से निकाला जाएगा, इस वजह से न सिर्फ उन्हें अगली नौकरी मिलना बहुत मुश्किल काम होगा, बल्कि इस नौकरी से निकाले जाने की सूरत में आप और आपके शौहर को 30 दिन के अंदर अंदर अमरीका छोड़कर वापस पाकिस्तान भी जाना होगा। ये कह तो सही रहा है कि अगर हारिस को इस नौकरी से निकाल दिया गया तो इससे कोई और जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होगा, मगर इसके बावजूद मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर करूं भी तो क्या करूं, क्योंकि अगर उठकर चली जाती हूं तो शौहर को न सिर्फ जॉब से निकाल दिया जाएगा, बल्कि हमें अमरीका भी छोड़ना पड़ेगा। मिस्टर वसीम की सारी बात सुनकर फौजिया एकदम से सोच में पड़ गई और वो कैद में न होने के बावजूद अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करने लगी। उधर अपनी सोचों में गुम कुर्सी पर बैठी फौजिया अगला कदम उठाने की उलझन में जकड़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ फौजिया के सामने खड़ा मिस्टर वसीम फौजिया के चेहरे का जायजा लेते हुए इसके रद्द-ए-अमल को समझने की कोशिश में मसरूफ था। असल में सूरत-ए-हाल ये थी कि हारिस की गई गलती का पत्ता चलने के बाद भी आज सुबह तक वसीम साहिब का हारिस को जॉब से निकालने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए उन्होंने तो हारिस को अपने पास असल में तो एक वार्निंग देने की गरज से ही तलब किया था। फौजिया अभी इसी कश्मकश में घिरी हुई थी कि वो क्या करे और क्या ना करे कि अचानक इसके दिमाग में एक बात आई और वो ख्यालों ही ख्यालों में अपने आप से हम कलाम हुई कि जब मेरी कॉलेज की काफ़ी सारी क्लास फेलोज पाकिस्तान में रहते हुए भी पढ़ाई के दौरान ही बॉय फ्रेंड्स बना सकती हैं,
تو اپنے شوہر کی جاب بچانے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے مجھے اس سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خیال دل میں آتے ہی فوزیہ نے اپنے آپ کو اس سے دوستی کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی اور پھر ساتھ بے دلی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے دوستی کے لیے ہاں کہہ دیا۔